चलो, लास्ट क्लास हम बात कर रहे थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की ना। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ समझा था। आज हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ को जानने से पहले आज की क्लास में हम बात करेंगे इम्पल्स के बारे में। ये है क्या, इसको समझना जरूरी है। क्या क्यों जरूरी है वो थर्ड लॉ जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अब इम्पल्स का मतलब क्या होता है, ये वर्ड ही आपको पूरा ये जो टर्म है इम्पल्स, ये टर्म ही आपको पूरा टॉपिक का जानकारी दे देता है। पल्स इम्पल्स तो छोड़, पल्स का मतलब क्या होता है, पल्स रेट हम देखते हैं डॉक्टर वगैरह, तो उसमें क्या होता है, पल्स जब चेक करते हैं तो क्या होता है, एक धक धक का साउंड सुनाई देता है या फील होता है। वो क्यों फील होता है, ब्लड भागता है, पंप हो रहा है इसीलिए, वो तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है, चलो पंप तो हो रहा है लेकिन हर टाइम पे पंप हो रहा है, ऐसा कोई एक सेकंड नहीं है जिसमें हमारे बॉडी में ब्लड पंप होना बंद हो जाए। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ही आपको फील होता है ना, ऐसा क्यों? तो वो चीज जानने के लिए हमें इंपल्स का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इंपल्स है क्या, मान लो फॉर एग्जांपल मैं इस बोर्ड पे, ठीक है, एक चाटा मारा, साउंड हुआ। लेकिन अगर मैं ऐसे जाके ऐसे टच करता, कुछ साउंड हुआ। अगर मैं आपको कैरम जैसे खेलते हैं ऐसे मारूं, ठीक है, और एक बार ऐसे लेकर टच करूं, बस किस में ज्यादा दर्द होगा, पहले वाले में? ऐसा क्यों? फोर्स उधर भी जितना लग रहा है इधर भी उतना लग रहा है। यहां पे जब मैंने इसको ऐसे मारा, स्पीड नहीं, हाँ टाइम के साथ रिलेटेड है। क्या है, मान लो जब मैं बोर्ड को ऐसे करके मारा तो मैंने एक कम टाइम इंटरवल में ज्यादा फोर्स दे दिया। लेकिन जब मैं ऐसे करके ऐसे टच करके आता हूं, तो जब मैं टच करके आया वहां पे टाइम इंटरवल मेरा ज्यादा था, तो जब मैं ऐसे करके थप्पड़ मारूंगा किसी को तो वहां पे झटका लगेगा। लेकिन मैं अगर प्यार से हाथ गाल पे हाथ रखूं तो वो झटका नहीं लगेगा, फोर्स नहीं पता चलेगा। लेकिन दोनों के केसेस में मैं फोर्स तो अप्लाई कर ही रहा हूं, है ना। तो इंपल्स का मतलब वही होता है। इंपल्स का मतलब क्या है, ए लार्ज फोर्स अप्लाइड on a body in a very small interval of time, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इंपल्स, या इस फोर्स को हम बोलते हैं, दिस फोर्स इज नोन एज इंपल्सिव फोर्स, ठीक है। समझे क्या है क्या नहीं है? अब यहां पे जब हम बहुत कम टाइम के लिए एक ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, हमने इस लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो उसमें मोमेंटम का चेंज भी होता है। सेकंड लॉ में F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, ये हमने देखा था। तो जब मैं एक बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं और एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे लगा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है उसमें मोमेंटम में भी चेंज हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। लेकिन वो जो मोमेंटम में चेंज हो रहा होगा वो एक फाइनाइट मोमेंटम या फाइनाइट चेंज ऑफ मोमेंटम हम उसे बोलेंगे, इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे। फाइनाइट का मतलब क्या हो गया, जो चेंज हुआ, जो मोमेंटम चेंज हुआ उसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे और क्या होगा, द चेंज इन मोमेंटम इज फाइनाइट। अब इसके अगर हम डे टू डे लाइफ में कोई एग्जांपल देखें, घर पे या खुद कभी कील ठोके हो दीवार में हथौड़ा से? अगर मान लो ये हथौड़ा है और ये कील है, हम कैसे ठोकते हैं, ऐसे रखते हैं, फिर ऐसे 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 बार बार रिपीटेडली टैप करते हैं। लेकिन अगर मैं बहुत तेज से आके ऐसे मारूं, आइदर वो नेल बेंड हो जाएगा, और अगर नेल स्लिप हो गया तो हाथ गया, होता है ना। लेकिन धीरे धीरे मारने पे उस पर ज्यादा फोर्स लगता है और वो अंदर जाता है। लेकिन जब अगर मैं क्या एक बार में मारूं तो क्या वो अचानक से अंदर घुस जाएगा? ऐसा नहीं होता। तो यहां पे हम इंपल्स का यूज करते हैं या इंपल्सिव फोर्स का यूज करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, क्रिकेट देखे हो, बॉलर डालता है बॉल, बैट्समैन क्या करता है, बस अपने बैट को स्विंग करता है और बॉल को टच करवाता है, तो बॉल चला, जो बॉल जब आ रहा था और बैट में जब वो टच हुआ, उनके बीच में बहुत कम टाइम के लिए बैट के साथ टच हुआ, उसके बाद बॉल डायरेक्शन बदल के कभी छक्का हो जाता है, कभी चौका हो जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल है इंपल्सिव फोर्स का। ऐसा नहीं है कि बैट्समैन फोर्स नहीं लगाता, लेकिन उसे धीरे से थोड़ी मारता है, बॉल आया तो धड़ से मार दिया गया। तो वो जो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स, और उस फेनोमेना को हम बोलते हैं इंपल्स, ठीक है। अब चलो इंपल्स तो समझ में आ गया। सर अभी फिजिक्स के टर्म में इसको कैसे डिफाइन करें? क्या बोला गया, इंपल्स क्या है? इंपल्स इज द
when a large force is applied on a body for a very small interval of time, तो इंपल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में भी करेंगे, डेरिवेशन है इसका। ठीक है, या फिर इसी चीज को हम बोल सकते हैं टोटल चेंज इन मोमेंटम, दोनों बराबर है। ठीक है, अब ये जो इंपल्स है इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय जे। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? फोर्स हमारा एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इंपल्स भी हमारा एक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में इंपल्स लगेगा। तो डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ इंपल्स will be same as the direction of force। ठीक है, अब ये जो इंपल्स है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे सर? क्यों? आप बोल दे तो हम मान जाएंगे। अगर बॉडी का मोमेंटम के बारे में बात किए थे ना, मोमेंटम अगर बढ़ रहा होगा तो इंपल्स हमारा क्या होगा? पॉजिटिव। अगर बॉडी का मोमेंटम घट रहा होगा तो इंपल्स हमारा होगा नेगेटिव। और अगर उसमें कोई मोमेंटम में चेंज ना हुआ बॉडी में तो वो होगा जीरो। तो इंपल्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग अपॉन द चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, समझे? ये आपका एक ओवरव्यू था इंपल्स के बारे में। ठीक है, अब मैंने बोला इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, ये बोला ना। तो आप बोलोगे सर हम कैसे मान लें? हम क्यों मान लें? दिखाइए कैसे प्रूफ करके, मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाइए कैसे वो चेंज मोमेंटम हमारा फोर्स इनटू टाइम इंटरवल हुआ। हमें मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसपे मैं फोर्स लगा रहा हूं एफ। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसपे मैं फोर्स लगा रहा हूं एफ फॉर ए टाइम इंटरवल ऑफ dt या फॉर ए टाइम ऑफ dt। मतलब dt क्यों? छोटा सा टाइम। तो डीजे हमारा कितना हो जाएगा? डीजे मतलब वो डिस्क जॉकी नहीं। ठीक है, डीजे मतलब छोटा सा मोमेंटम। ठीक है, क्योंकि छोटे टाइम के लिए लग रहा है तो छोटा सा मोमेंटम होगा, छोटा सा इंपल्स होगा, मोमेंटम बोल रहा हूं। तो डीजे विल बी इक्वल टू कितना? एफ dt। ये होगा फोर्स इंटू टाइम, छोटा सा टाइम t। ये है ना इंपल्स का जो डेफिनेशन है। अब मान लो जो टाइम पीरियड है, ठीक है, मान लो मैं जब यहां पे इसको टच किया या इसको मारा, ठीक है, जब मैंने टच किया और छोड़ा, इसको अगर स्लो मोशन में देखें तो कैसा होगा? ये फिर ये होगा ना। तो जब टच किया और जब छोड़ा वहां पे एक पर्टिकुलर टाइम होगा। मान लो 1 सेकंड में घड़ी में चल रहा है, मान लो 7:50 7:50 में मैंने इसको टच किया, 7:50 2 सेकंड के बाद मेरा हाथ साइड हुआ उससे, तो उसमें टाइम चेंजेस हुआ या नहीं हुआ? तो मान लो वही चीज मैं बोलना चाहता था कि लेट द फोर्स बी अप्लाइड, फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम T1 टू T2, टाइम 1 से टाइम 2, या फिर हम उसको टाइम इंटरवल भी बोलते हैं। कितने टाइम इंटरवल में आपका हाथ टच होकर वहां से वापस आया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इस चीज को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आता क्या है? मैंने पढ़ाया भी है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीजे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ dt। कहां से कहां तक? T1 से लेकर T2 तक, ये होगा। अब डीजे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? जे। अगर छोटा इंपल्स है वो सारे छोटे छोटे इंपल्स को मिला दे, इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन होता है ना, सारे छोटे छोटे इंपल्स को ऐड कर दे तो वो क्या बन जाएगा? बड़ा सा इंपल्स होगा ना। तो दैट विल बी इक्वल टू क्या? जे इक्वल टू, यहां पे एक चेंजेस होगा। क्या चेंज होगा? अब यहां पे जब मैं फोर्स लगा, मान लो T1 टाइम पे मैंने इसको टच किया और T2 टाइम पे छोड़ा, मुझे पता है ये बहुत कम टाइम इंटरवल होता है, लेकिन उस कम टाइम इंटरवल में क्या मेरा फोर्स, जो मैं फोर्स लगा रहा था, वो सेम था या कांस्टेंट था? थोड़ा सोचने की कोशिश करो। जब मैं इसको टच किया और हटाया हाथ, तो जो फोर्स होगा, क्या वो फोर्स, मान लो जब टच किया 5 न्यूटन था और जब छोड़ा क्या तब भी 5 न्यूटन होगा? नहीं होगा। फोर्स ग्रेजुअली, जब मैं धीरे धीरे उसके पास जाऊंगा फोर्स बढ़ेगा, और जब मैं उसे हाथ हटाऊंगा फोर्स घटेगा, है ना। तो फोर्स कांस्टेंट तो है नहीं। अगर कांस्टेंट है नहीं तो हम क्या करेंगे यहां पे? तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? उस चीज को आसान करने के लिए या हमारे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे जो फोर्स है हम उसको एवरेज फोर्स मान के चलते हैं।
तो यहां पे हम साइड में लिख लेंगे द फोर्स, लेट, ऐसे लिखो, लेट द फोर्स अप्लाइड इन टाइम इंटरवल बी ए एवरेज फोर्स। ठीक है, एवरेज फोर्स हम उसको डिनोट कर देते हैं एफ ए वी से। ठीक है, अब एवरेज फोर्स अगर हम निकाल देते हैं, वो तो एवरेज फोर्स क्या होता है, हर जगह सेम होगा, मतलब कांस्टेंट होगा ना। तो यहां पे एफ ए वी अगर लिखें तो ये वाला इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, डीजे विल बी इक्वल टू T1 से लेके T2 तक एफ एवरेज ऑफ dt, ये होगा। अब हमें पता चल गया एफ एवरेज हमारा कांस्टेंट है, उसको हम क्या करेंगे, बाहर ले जाएंगे। तो जे विल बी इक्वल टू कितना, एफ एवरेज, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता था, x होता था, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, t। लेकिन यहां पे इंटरवल है T1 और T2, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे T1 और T2। अब यहां पे जब ऐसा डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो मैंने बोला था क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू, जे विल बी इक्वल टू कितना, एफ ए वी इंटू T2 माइनस T1, ये होगा। और T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या हो जाता है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो T2 माइनस T1 इसको मैं डेल्टा टी लिख सकता हूं या टाइम इंटरवल लिख सकता हूं। तो जे मेरा कितना हो जाएगा, जे विल बी इक्वल टू एफ ए वी इंटू डेल्टा टी, ये होगा या नहीं होगा, होगा। तो प्रूव हुआ, मोमेंटम जो है वो एवरेज फोर्स इनटू टाइम इंटरवल है, जो मैंने इससे पहले लिखा था, इससे प्रूव हुआ, है ना। अब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, MLT -1 इसका डायमेंशन, और ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, समझे, पक्का। इसका जो हेडिंग है इसको क्या लिखोगे, इंपल्स एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ये उसका हेडिंग है। ठीक है, लिख लो बात, इंपल्स का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। अब मैंने यहां पे ये भी एक चीज बोला कि इंपल्स और मोमेंटम भी कनेक्टेड है, इंपल्स इज इक्वल टू टोटल चेंज इन द मोमेंटम, ये भी बोला था ना। तो सर वो कैसे बोल दिया, वो भी प्रूफ करके दिखाइए, चलो करते हैं फिर प्रूफ उसको। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या पता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, डीपी अपॉन dt, ये होता है। इस चीज को मैं और क्या लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ dt इक्वल टू dp, क्या क्या मैंने बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और कुछ नहीं। कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अब मान लो जब टाइम हमारा 0 है तब मोमेंटम हमारा मान लो p1 है, ठीक है। जब मान लो टाइम 0 है, बॉडी का मोमेंटम मान लो p1 है, ठीक है। और जब टाइम हमारा t के बराबर पहुंचा, इसको टाइम लिखो, t इक्वल टू टी क्या होगा, टाइम, इसको भी टाइम लिखो। टाइम जब 0 है, मोमेंटम हमारा p, और टाइम जब t हुआ तब मोमेंटम मान लो हमारा हो गया p2, ठीक है, ये होगा। अब ये जो इक्वेशन हमें मिला एफ डी टी डीपी, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग, ये इसको इंटीग्रेट करना है, और कहां से कहां, इंटरवल कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, ये वाला इंटरवल है, ठीक है, जो मैंने निकाला हुआ है अभी। तो इंटीग्रेटिंग, हाँ ये भी तो होगा, अरे जब ये होगा तभी ये होगा ना, जब ये होगा तभी ये होगा ना। तो इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, एफ डी टी इंटीग्रेट इक्वल टू, अब इधर हम लिमिट क्या लगाएंगे, dt है इस तरफ, तो टाइम है, तो इस तरफ क्या लगाएंगे, 0 से लेके t, और इस तरफ क्या लगाएंगे, p1 से लेके p2, लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। अब यहां पे हमने देखा ये जो फोर्स है, ये कौन सा, कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। या फिर इसको अगर इस तरफ भी रखने दें, हम इंपल्स हम मोमेंटम के साथ रिलेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको अगर इस तरफ रखने भी दें तो ये क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करने पे p, और लिमिट कहां से कहां होगा, t1 से लेके t2, सॉरी p1 से लेके p2, ये होगा। दिस वन विल बी इक्वल टू कितना, p2 माइनस p1, ये होगा। और ये किसके बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t तक f dt, इसके बराबर है। अब इसका मतलब क्या होता है, p2 माइनस p1 का मतलब चेंज इन मोमेंटम, हाँ, और इसका मतलब इंपल्स, है ना। तो यहां से हमें क्या मिल गया, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन
मोमेंटम मिला या नहीं मिला? तो प्रूव हुआ, लिख लो। इंपल्स मोमेंटम का रिलेशन देख लिया। अब मान लो यहां पे हम, अगर आपको इंपल्स इन टर्म्स ऑफ ग्राफ गिवन हो, इन टर्म्स ऑफ ग्राफ गिवन हो, तो आप कैसे इंपल्स को मेजर कर सकते हो? ठीक है, मान लो आपको ग्राफ ऐसा है, ये हो गया एफ, ये हो गया टी, एक्स एक्सिस में टी, वाई एक्सिस में एफ। ठीक है, मान लो यहां पे बोला है ये हो गया टाइम t1, ये हो गया मान लो टाइम t2, और यहां पे फोर्स मान लो इतना लग रहा है एक बॉडी पे, टाइम t1 से लेकर t2 तक इस फॉर्म में फोर्स लग रहा है। इस फॉर्म का मतलब क्या है? फोर्स हमारा कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं? फॉर कांस्टेंट फोर्स के बारे में। तो कैसे कैलकुलेट करें इंपल्स कितना होगा? इसका एरिया निकाल लो, इसको यहां से ज्वाइन करो, इसको यहां से ज्वाइन करो, इसका एरिया अगर निकाल दे, एरिया क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम एरिया। तो फॉर कांस्टेंट फोर्स इंपल्स विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये होगा। ठीक है, लेकिन अगर फोर्स हमारा कांस्टेंट ना हो, अगर फोर्स हमारा क्या हो? कांस्टेंट ना हो, तब कांस्टेंट ना हो मतलब क्या होगा? फोर्स कुछ धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे घटेगा। मान लो यहां पे ये हो गया t1, ये हो गया t2। नहीं किया मैंने, जीरो से क्यों स्टार्ट करें? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे फोर्स क्या हो गया? ये यहां पे फोर्स कैसा है? फोर्स इज वेरिएबल। तो इसको हम कैसे निकालें? इंपल्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ जे एफ डी टी, कहां से कहां तक? जीरो से लेके या t1 से लेके t2 तक। ये इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मुझे ये फोर्स मिल जाएगा। या फिर इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रेट करने पे मुझे क्या मिलेगा? बेसिकली एरिया अंडर द कर्व मिलेगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंपल्स विल बी आल्सो इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड में। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले तो, और इंपल्स पूछ ले कितना है, और मान लो बोल दिया है ए ग्राफ हैज बीन ड्रॉन इन विच इट शोज दैट फोर्स अप्लाइड फ्रॉम दिस इंटरवल ऑफ टाइम टू दिस इंटरवल ऑफ टाइम ऑन अ बॉडी इज दिस, और बोल दिया फाइंड द इंपल्स, और 4 ऑप्शन दे दिया। तो कैसे निकाल सकते हैं? कैसे? दोनों केसेस में एरिया अंडर द कर्व, अगर वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेशन, यहां पे रेक्टेंगल का या स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर इज ऑल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, है ना? समझे या नहीं समझे? लिख लो। मान लो मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, इसमें मान लो मैंने फोर्स लगाया F1। ठीक है, F1 जब फोर्स लगाया तो इसमें कुछ इंपल्स जनरेट हुआ, मान लो जे इंपल्स जनरेट हुआ। ठीक है, मैंने इस बॉडी पे फिर से और एक फोर्स लगाया, इधर बहुत ज्यादा फोर्स लगाया या फिर कम लगाया, कुछ भी केस हो सकता है, लगाया, लेकिन तब भी मेरा इंपल्स यहां पे मैंने जब कैलकुलेट किया तब भी मुझे जे मिला। ठीक है, समझ पा रहे हो या नहीं? क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? एक बॉडी है, पहली बार उसमें मान लो एक्स फोर्स लगाया और मुझे जे इंपल्स मिला। ठीक है, और दूसरी बार मैंने कुछ अलग फोर्स लगाया, चाहे वो धीरे से हो या कम फोर्स का हो या फिर ज्यादा फोर्स का हो, F2 लगाया, लेकिन तब भी मुझे इंपल्स कितना मिला? जे ही मिला। ठीक है, तो अगर दोनों इक्वल हैं तो यहां पे भी कुछ, यहां पे मान लो जो टाइम इंटरवल है, जिस टाइम के लिए ये फोर्स लगा है, मान लो उसको हम कैलकुलेट कर देते हैं t1, और इसको पकड़ के चलते हैं, इसके लिए टाइम पकड़ के चलते हैं t2। और अगर दोनों जे बराबर, मतलब जो दोनों इंपल्स निकला हुआ अगर बराबर निकला, तो हम क्या बोल सकते हैं? F1 t1 शुड बी इक्वल टू F2 t2, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? तो इससे हमें क्या पता चलेगा? F1 by F2 विल बी इक्वल टू T2 by T1, ये होगा। मतलब अगर फोर्स ज्यादा है, या फिर इसको अगर हम ऐसे समझें, टाइम इंटरवल ज्यादा है, T अगर ज्यादा है तो फोर्स हमारा क्या होगा? कम होगा, और अगर टाइम हमारा कम है तो फोर्स हमारा ज्यादा होगा ना? इससे पता चल पा रहा है ये चीज, समझे या नहीं समझे? तो जब, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं इस पे जो फोर्स लगा रहा हूं फॉर टाइम t1, और यहां पे मैं ये मान के चलता हूं कि मतलब लेट कंडीशन में F1 इज ग्रेटर देन F2, मतलब ये जो फोर्स है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला फोर्स जो मैंने लगाया वो बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए लगाया, या फिर कम टाइम इंटरवल के लिए लगाया एज कंपेयर टू दिस। इससे हमें ये पता चलता है। इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और आगे भी हमें इस चीज का जरूरत पड़ेगा, किसमें? न्यूटन्स थर्ड लॉ में। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है? बचपन में पढ़े हो, एक बार याद कर लो, क्या बोला है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और उस जो रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो, या जो एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, वो इंपल्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज का क्लास मैंने सिर्फ इंपल्स ही पढ़ाया। समझ में आया इंपल्स कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है, और इंपल्स और मोमेंटम कैसे रिलेटेड है, इंपल्स और टाइम कैसे रिलेटेड है, सारी चीजें समझ में आया। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ की। ठीक है, जिससे जहां पे ये भी जरूरत होगा तो घर जाके एक काम करना, ये बुक खोलना, बुक में इंपल्स का टॉपिक है, उसको एक बार रीडिंग कर लेना। ठीक है, तो दिमाग में रहेगा, और नेक्स्ट क्लास आने से पहले भी इंपल्स को थोड़ा पढ़ लेना, ताकि हम आराम से उसको समझ पाए, किसको? न्यूटन्स थर्ड लॉ।
ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय।